कल बहुत ही ब्रीफली हमने डिस्कस किया था कि आरसीसी टी बीम गर्डर्स प्लस स्लैब अरेंजमेंट्स मोस्टली प्रिडोमिनेंट क्यों है हमारे आसपास, और व्हाट इज द स्पैन रेंज जो 15 टू 25 तक प्रपोज किए जाते हैं नॉर्मली ये स्ट्रक्चर्स। नाउ द थिंग इज, इसमें तीन चार तरह की वैरायटीज हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट बिल्कुल, जिसमें आपके पास सब कुछ राइट एंगल्स पे होएगा, मतलब अगर ये सपोर्ट्स हैं तो आपके जो गर्डर की पोजीशंस हैं वो ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी देर आर केसेस जब स्क्यू भी चीजें होती हैं, मे बी कोई रनिंग स्ट्रीम ऐसे जा रही हो या कोई एग्जिस्टिंग रोड नीचे से आपके किसी एंगल पे क्रॉस कर रहा है। इन दैट केस आपको पूरा स्ट्रेट बनाने की बजाय आप बस इतना सा पोर्शन ही एक्चुअली बनाते हो, और ये वाला जो पोर्शन आप ब्लैक में देख रहे हो ये थोड़ा सा स्क्यू हो जाता है, इट इज नॉट एट राइट एंगल्स। सो इन दैट केस सर्टेन फोर्सेस, थोड़ा सा लाइव लोड का मूवमेंट ट्रैफिक की वजह से कुछ और एडिशनल फोर्सेस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। थर्ड केस है जो हमारे पास, वो है जब आपका ब्रिज ही या मतलब आपका सिंगल स्पैन कर्व्ड हो। और वो नॉर्मली केसेस कब आते हैं, जब आपको टर्न लेना हो या आपको डायरेक्शन चेंज करना हो। फ्रीक्वेंटली ये होता है फ्लाईओवर्स में और रोड ओवर ब्रिजेस में, ये कॉमन सी चीज है। तो मान लीजिए नीचे से कोई रेलवे ट्रैक जा रहा है और आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो आपको हो सकता है कि ऐसे करके कुछ कर्व सा पाथ फॉलो करना पड़े। उस केस में यू हैव टू डिवाइड योर स्ट्रक्चर इन सर्टेन कंपोनेंट्स। तो कुछ ना कुछ वी ऑलवेज प्रेफर कि बहुत कम पोर्शन कर्व में रहे, तो कुछ ना कुछ जैसे ये वाले एंड के अप्रोचेस स्ट्रेट में रहेंगे ऑलमोस्ट, एंड ये वाला जो सेंटर वाला मिडिल पोर्शन है ये ही ज्यादा कर्व या इसका रेडियस ही थोड़ा ज्यादा कम होगा। मतलब जितना रेडियस कम होगा, जितना ज्यादा रेडियस कम होगा, लेट्स से अगर रेडियस 100 से कम है तो बहुत ज्यादा कर्व इन्वॉल्व हो जाएगा स्ट्रक्चर में। अब इसके दो तीन तरीके हैं इसको बनाने के, या तो आप पूरा नीचे गर्डर भी कर्व में कास्ट करो और एज इट इज नॉर्मली जैसे हम राइट एंगल्स में करते हैं वैसे ऊपर डेक स्लैब बनाओ। बट गर्डर आरसीसी का कभी भी कर्व में कास्ट नहीं करते हैं। बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस अगर हो तो ही ये चीज की जाती है। मोस्टली व्हाट वी डू इन दीज थिंग्स इज, लेट्स से आपकी ये दो ब्लू वाले सपोर्ट्स हैं, तो कर्व में आप गर्डर्स को इन सपोर्ट्स के जितना परपेंडिकुलर रख सकते हो वो रखोगे। यू कैन वेरी द पियर कैप, मतलब पियर कैप की डायमेंशंस, जैसे ये मैं प्लान बना रहा हूँ, मैं अभी आपको एक ड्राइंग दिखाऊंगा, उससे चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग। सो ये कर्व अगर आपका ऐसा एक सुपर स्ट्रक्चर है लेट्स से, ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट में भी स्पैन्स होंगे जो कि इससे थोड़े कम रेडियस पे होंगे। मतलब वहां पे जो भी हमारे पास रेडियस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, इट विल बी मोर टुवर्ड्स अ स्ट्रेट पोर्शन। तो इन दिस सिनेरियो, अब लेट्स से इट इज अ 3 गर्डर सिस्टम, तो इधर आप गर्डर्स स्ट्रेट रखिए और डेक का वेरिएशन, ये एक्चुअली सही से बना नहीं है थर्ड वाला गर्डर, आप डेक का वेरिएशन ऐसे करोगे, जस्ट अ सेकेंड, आप डेक का वेरिएशन ऐसे करोगे कि आपके गर्डर्स और डेक का जो ओवरहैंग होगा वो मोर और लेस दोनों साइड सेम हो। अब होता क्या है, मैं आपको भी एक ड्राइंग शेयर करता हूँ जो कि एक ऑलमोस्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल ही रहा है, एंड अभी आपको एक पीडीएफ शो हो रही है। Yes, sir. सो इन दिस पीडीएफ ये अपकमिंग स्ट्रक्चर है, वलसाद आरओबी है गुजरात में, वो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस कुछ पड़े हुए हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन और अभी बनेगा। तो उसमें क्या है, इट इज अ 4 आर्म्ड आरओबी।
व्हाट आई मीन टू से इज कि एक यहाँ से आ रही है रोड, एक इस डायरेक्शन से आ रही है, एक इस साइड से, एक इस डायरेक्शन से, और नीचे इसके यहां से रेलवे लाइन जा रही है। सो ये पूरा ही स्ट्रक्चर अपने आप में एक कर्व स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसकी 4 आर्म्स हैं। 4 आर्म्स वाला ये आरओबी है। इट इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, डीएफसीसी का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पे उन्होंने रिसेंटली वलसाड आरओबी के लिए कुछ डाला हुआ है, एनिमेटेड सा पार्ट है, और उसमें एक टेम्पररी अरेंजमेंट उन्होंने डाला हुआ है जिसमें दे आर डिपिक्टिंग कि इस वाले पोर्शन में, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी वहां 3 आर्म्ड एग्जिस्टिंग है, बट क्योंकि वो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की ट्रेन यहाँ से जाएगी, यहाँ पे उन्होंने एक प्रीकास्ट बॉक्स डाला हुआ है इस सर्कल पोर्शन में, उसके ऊपर वो एनिमेशन वीडियो है। एनीवेज उस पर हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये वाले जो अप्रोचेज हैं यहाँ पे काफी ज्यादा कर्व है इस पूरे सिस्टम में, उस वाले केस में। इसकी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग मैं आपको कल शेयर करूंगा, कल आपको दिखाऊंगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। तो दिस drawing that you are seeing right now is basically इन किसी एक आर्म की सुपरस्ट्रक्चर की ड्राइंग है जिसमें कर्व कैसे वेरी हो रहा है, हाउ द डेक स्लैब इज एक्चुअली वेरिंग, वो बताया गया है। इसे मैं अभी एनलार्ज करता हूँ और थोड़ा इससे क्लियरली देखते हैं। So, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे 4 आर्म्स हैं, एंड यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है आउटर गर्डर स्पैन आर्म 1, राइट। सो जस्ट सी, इसमें फोकस करने वाली बात क्या है, ये 3 गर्डर सिस्टम है। आप देख सकते हो यहाँ लिखे सेंटर लाइन ऑफ गर्डर 1, सेंटर लाइन ऑफ गर्डर 2, सेंटर लाइन ऑफ गर्डर 3। ओके, सो ये सेंटर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ये इसकी सपोर्ट या पियर कैप लोकेशंस यहाँ पर है। सो जस्ट सी कि इन अ कर्व स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपका कर्व रेडियस, पहले तो कर्व रेडियस आता कैसे है, हाईवे की अलाइनमेंट डिसाइड होती है, वो अपनी पूरी हाईवे इंजीनियरिंग लगा के एक अलाइनमेंट प्रपोज करते हैं। उस अलाइनमेंट में दे ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज जितना स्ट्रेट आपका अलाइनमेंट होगा उतनी जल्दी, मतलब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही तो फर्क होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, एंड वी ऑल वांट कि हमारे सारे स्ट्रक्चर्स शॉर्टेस्ट पाथ ही रहे, मतलब कि जल्दी से जल्दी हम जगहों पे पहुंच जाएं। वो तभी होगा अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाला रूल फॉलो करते हो। तो अलाइनमेंट इंजीनियर्स भी यही चीज फॉलो करना चाहते हैं, बट ऑलरेडी सिटीज के अंदर और हमारे जितना भी रोड नेटवर्क अभी बना हुआ है वो ऑलरेडी धीरे धीरे बिल्डअप हो ही रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी दे हैव टू इंट्रोड्यूस सर्टेन कर्व्स। और हम कर्व्स ऐसा भी नहीं है कि छोटा कर्व दे दिया मतलब बहुत कम रेडियस दे दिया, जितना कम रेडियस होगा उतने ज्यादा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे आउटवर्ड्स, मतलब आपकी व्हीकल की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। क्योंकि जो भी एक ड्राइवर कोई भी गाड़ी चलाता है, या हम भी जब गाड़ी चलाते हैं तो वी डोंट केयर अबाउट व्हाट एवर लाइज इन फ्रंट ऑफ अस। अगर हमारी स्पीड 60, 70, 80 कुछ भी होती है तो वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स कि हम उसे कम करें। सेम इज द केस, बट वी डोंट नो कि आगे कर्व आता है, सडनली कर्व आता है। ऑल्दो प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, साइन पोस्ट लगे होते हैं कि यहाँ 40 की स्पीड लिमिट ही अलाउड है, बट वी बेयरली डोंट फॉलो इट। अगर हम वो 40 की स्पीड लिमिट जो है 40 पे ही चलाएंगे तो देयर विल बी नो मिस हैपनिंग्स, बट कभी कभी नहीं चलाते, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द पीपल वो साइन बोर्ड्स तो पढ़ते ही नहीं है। ये साइन बोर्ड्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम वो चीजें हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, बट हम भी रेयरली उसे रोड पे देखते हैं। सो अगर हम पढ़ के भी उसे रोड पे नहीं देख रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट द पीपल जो पढ़े भी नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है चीजों का। सो दिस इज वन थिंग। साइन पोस्ट तो लगे होते हैं बट वो इग्नोरेंट हो जाते हैं, लोग नहीं देखते हैं। इसीलिए अलाइनमेंट इंजीनियर्स को ये इंश्योर करना होता है कि ऑल्दो वो साइन पोस्ट लगा रहे हैं, कीपिंग अनदर थिंग इन माइंड कि पीपल बेयरली सी दैट साइन पोस्ट, ओनली वी सी द किलोमीटर स्ट्रेच, किलोमीटर स्टोन पे ही हम ध्यान रखते हैं कि इतने किलोमीटर्स रह गए, इतना दूर है ये डिस्टेंस। और बाकी जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं जैसे मीडियन का ट्रायंगल शेप्ड साइन होता है, स्टॉप का ऑक्टागन शेप्ड साइज होता है, वो सारी चीजें एक्चुअल में एक हाईवे या स्टेट हाईवे पे होती हैं, बट पीपल
डोंट एक्चुअली नो इट, उन्हें पता ही नहीं होता है, तो वो इग्नोरेंट हो जाती हैं चीजें। इसीलिए अलाइनमेंट इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से ये इंश्योर करना होता है कि वो एक स्मूथ कर्व दें। स्मूथ कर्व का मतलब है एज मच एज पॉसिबल वो रेडियस उस कर्व का ज्यादा रखें, ताकि कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस पर अप्लाई करें। एंड इफ वी गो थ्रू आवर टेक्स्ट बुक्स जो हाईवे इंजीनियरिंग में है, वहां पे सुपर एलिवेशन का भी रेडियस से लिंक्ड है, स्पीड से लिंक्ड है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके एक अलाइनमेंट इंजीनियर अपनी अलाइनमेंट प्रपोज करता है। सो किसी भी प्रोजेक्ट में, यहाँ पे बहुत छोटा सा मैं बनाता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जब भी अलाइनमेंट डिजाइन हो रही होती है, एक प्रोपोर्शनेट टोटल वेड्थ होती है पूरी फॉर्मेशन की। इफ इट इज अ हिल रोड प्रोजेक्ट और 2 लेन है तो उसकी टोटल वेड्थ अराउंड 11 मीटर्स या 16 मीटर्स इन ब्रिज लोकेशंस ऐसे होती है। तो इसके लिए हाईवे के अपने कोड्स हैं। वन ऑफ देम इज IRC SP 73, तो ये एक कोड है। फिर हिल रोड का SP 48 ऐसे कोड है। तो उन सब में कैरेज वे विड्थ डिफाइंड है। और ये क्यों डिफाइंड होती है? बिकॉज किसी भी कंट्री में एक स्टैंडर्ड फॉलो हो थ्रू आउट देयर नेशनल हाईवेज, थ्रू आउट देयर हिल रोड, थ्रू आउट देयर स्टेट हाईवेज, उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स की बिडिंग होती है, प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग होती है। एंड इट डिपेंड्स कि व्हाट इज द ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट, जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज हमने पढ़ी होती हैं। तो वो सारे हाईवे वाले लोग अपने आप में करते हैं। और इसीलिए किसी भी कंट्री के अपने रूल्स, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर वो 12.5 मीटर का कैरेज वे बनाना चाहते हैं तो वो 12.5 मीटर थ्रू आउट उन्हें अप्लाई करना है। कर्व वाली लोकेशंस पे, क्योंकि यहाँ पे कर्व इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा वाइडनिंग उन्हें करनी पड़ती है। और ये कोड में लिखा गया है IRC SP 73 में ही। क्योंकि ये हाईवे का पार्ट है, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हाईवे स्ट्रक्चर्स मतलब हाईवे ब्रिजेस एंड हाईवे अलाइनमेंट, दे गो हैंड इन हैंड, both of them are incomplete without each other. So this is the basic thing that I wanted to discuss. अब let's focus on this right image जो आप देख रहे हो। जैसे कर्व वाला स्ट्रक्चर है, उसमें मोस्टली हम यही कोशिश करते हैं कि कर्व इतना स्मूथ हो कि आपके जो गर्डर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही रहे। जस्ट लाइक आप एक राइट एंगल में बनाते हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो सेंटर लाइन ऑफ गर्डर 1 है। अगर मैं ऐसे पूरा एनसर्कल करूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। गर्डर 2 का जो सेंटर है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, 3 का भी एक स्ट्रेट लाइन है। और जैसे हमने कल डिस्कस किया था, गर्डर स्पेसिंग 2.8 से 3.2 तक जनरली रहती है। अब क्योंकि ये कर्व स्पैन है तो यहाँ पे 3.1 गर्डर स्पेसिंग है, जो कल 3 थी उस टिपिकल एक्सेल शीट में जो हम देख रहे हैं। अब इसमें कर्व इंट्रोड्यूस हो गया। अब कर्व कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे ये लोग? टोटल कैरेज वे विड्थ इनको कुछ मेंटेन करनी है। कर्व इंट्रोड्यूस करने के लिए आप देखोगे ये वाली जो आउटर लाइंस हैं, इनके ऑफसेट्स दिए गए हैं। ओके, तो ऊपर वाली साइड यहाँ पे ये ऑफसेट्स रेडिली इंक्रीज कर रहे हैं एज यू प्रोसीड टुवर्ड्स द राइट, और फिर एक पॉइंट के बाद वो वापस डिक्रीज करेंगे, तभी तो कर्व बनेगा। समझ रहे हो आप ये चीज? और नीचे वाली साइड स्टार्टिंग वाला आपके पास ज्यादा ऑफसेट है, फिर ये धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली यही चीज हमें ग्रिलेज में मॉडल करनी है, क्योंकि अगर यही चीज स्ट्रक्चर यही वहां पे साइड पे एक्चुअल में बनेगा तो वी हैव टू एंश्योर कि सेम चीज हम मॉडल करें। Okay. अगर आप कुछ और मॉडल करोगे, साइड पे कुछ और बनेगा, तो देयर इज नो पॉइंट इन मॉडलिंग, एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग दोस थिंग्स। Okay. अब जो मैं आपको अलाइनमेंट की बात बता रहा था, वो मैं क्यों उस पर इतना स्ट्रेस कर रहा था, वो मैं अभी आपको यहाँ से शेयर करके बताता हूँ। सी, अलाइनमेंट प्लान और प्रोफाइल जब बनती है तो उनकी कुछ ड्राइंग्स होती हैं जिसमें सिंपल आउटर बाउंड्रीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके कुछ अलाइनमेंट जारी होगी, ठीक है। बट हमारा जो स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, हो सकता है वो इतना ही यहाँ पे ब्रिज आ रहा हो और यहाँ पे नॉर्मल रोड चल रही हो लेफ्ट राइट में। सो जब अलाइनमेंट की प्लान एंड प्रोफाइल बन जाती है इन ऑटोकैड या किसी भी कैड सॉफ्टवेयर पे, फिर हम स्ट्रक्चर्स वाले जो ड्राफ्ट पर्सन होते हैं उस अलाइनमेंट के प्लान को, अंकुर आपको पता ही होगा की प्लान एक चीज होती है, तो उसको की प्लान को यूज करके इतना सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो अपने ड्राइंग्स बनाने के लिए। सो ये चीज रेडिली ऑटोकैड से
ऑटोकैड में, मतलब जो टोटल ग्रीन पोर्शन है वो अलाइनमेंट प्लान का एक पार्ट था, उसमें से स्ट्रक्चर्स वाले ड्राफ्ट पर्सन जो वहां पे जिस लोकेशन पे या जिस चेनेज पे स्ट्रक्चर आ रहा होता है उस पोर्शन को जो यहाँ पे ब्लैक सर्कल है उठाते हैं और बाकी सारी चीजें हटा के बस इसी पे आगे काम करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे उन्होंने उसमें से बाइफरकेट कर दी काफी चीजें, जस्ट लाइक आपने मतलब कि एक एक बड़ी चीज से छोटी चीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस पोर्शन। सो जो स्ट्रक्चर्स का ड्राफ्ट पर्सन होगा उसको बेसिकली हमें पता 3 गर्डर सिस्टम है, तो वो इक्वल स्पेसिंग पे गर्डर्स लगाएगा। ये नीचे वाला बनता नहीं है सही से मुझसे ड्यू टू दिस माउस वाली चीज, बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ऑलराइट, सो ये ग्रीन वाले जो लाइंस हैं ये 3 गर्डर्स हैं, इनकी इक्वल स्पेसिंग है, एवरीथिंग इज इक्वली स्पेस्ड हियर। आफ्टर मेकिंग दीज थिंग्स वो ऑटोकैड ड्राफ्ट पर्सन खुद ही आपको ऑफसेट्स निकाल के दे देगा एक इंजीनियर को डिजाइन करने के लिए। प्रीलिमिनरी ये सारे ऑफसेट्स को निकाल के दे देगा एंड ही विल मेक श्योर कि ये टोटल विड्थ एट द एंड कुछ लेट्स से 12 मीटर्स है, तो जहां पे आपका कर्व बेसिकली इंट्रोड्यूस हो रहा है वहां पे ये 12 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि जहां पे भी कर्व आता है हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी होती है। ये हाईवे के अलाइनमेंट कोड्स में या जो भी हाईवे के रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस हैं, IRC SP 73 आप ले लीजिए, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपका रेडियस 300 से कम है तो इतनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग चाहिए। वो टेबल बना हुआ, लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव दैट कोड विद मी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो यस, कोड खुल चुका है। सर ये मिनिमम कितना रेडियस हो सकता है? क्या चीज? मिनिमम कितना रेडियस हो सकता है? अंकुर मिनिमम रेडियस डिपेंड करता है आपका टाइप, मतलब किस तरह का आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रेडियस ज्यादा से ज्यादा ही रहे ताकि जितना कम आपका कर्व इन्वॉल्व होगा उतना बेटर है रोड ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। बट आई थिंक 75 मीटर मिनिमम रेडियस कुछ है, वो ये कोड खुला ही हुआ है, इसमें अभी हम पता कर लेते हैं। So you can see ये आप रीड कर लो, what is this code basically stands for manual of specifications for two laning of highways। तो ये two laning का ही कोड है for highways। So मैं इसमें आपको अभी सर्च करके बताता हूँ क्या रेडियस है। जैसे मैंने आपको बताया था 75 मीटर मेरे अकॉर्डिंग अभी मिनिमम रेडियस है। सो ये टेबल आप देख रहे हो, एक्स्ट्रा विड्थ आपको करनी पड़ती है। अगर 75 टू 100 मीटर्स है तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा विड्थ देनी पड़ेगी। मतलब इफ योर कैरेज वे इज 12 मीटर्स बट आपका 75 का रेडियस है तो आपको 12.9 का टोटल कैरेज वे मतलब टोटल फॉर्मेशन विड्थ बनानी है। ठीक है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, ये हमें करना ही होता है। और अगर आपका रेडियस जैसे बढ़ जाता है, मतलब द मोर द रेडियस इज द मोर क्लोज यू आर टुवर्ड्स द स्ट्रेट पोर्शन। अगर इसी को 300 को मैं 1000 कर दूंगा तो जस्ट इमेजिन 1000 मीटर का रेडियस अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन ही होती है ऑलमोस्ट। तो वहां पे एक्स्ट्रा बिट बहुत कम चाहिए होगी। सो दिस इज वाई अगर आपका 75 टू 100 रेंज है तो 0.9 आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग करनी ही है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। और ये और भी इसमें और भी क्लॉजेज होंगे, इफ यू वांट मैं ये कोड आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो इसको। बट नॉर्मली ये हाईवे वाला कोड है, हाईवे वाले लोग इस कोड को ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे वो IRC 6 नहीं पढ़ते वैसे ही बहुत रेयरली हम लोग ये पढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें रेडीली हाईवे वाले इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभी हम ये चीजें पढ़ते हैं कि क्रॉस स्लोप्स क्या देनी है, क्या सारी चीजें हमें करनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, वी शुड नो दिस, बट उससे पहले हमें अपने स्ट्रक्चर्स वाली चीजें पता होनी चाहिए। सो दोनों चीजें साथ के साथ चलती हैं। तो मैं वापस आपको वो वाली ड्राइंग दिखाता हूँ जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे।
सो अब आप देखो, जो मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड से समझा रहा था, ये वाली चीज, कि आपके पास एक हाईवे के प्लान से ये छोटा सा चीज एक्सट्रैक्ट होगा, जो और स्ट्रक्चर्स वाला ड्राफ्ट क्वेश्चन इस पे वर्कआउट करेगा, वो आपको आपके साथ कंजंक्शन में डिस्कशन करके, अगर 3 गर्डर सिस्टम्स हैं तो ये स्पेसिंग पे इतने ऑफसेट्स आपके बनेंगे, वो सारी चीज फाइनलाइज होके फाइनली ये जो मैं आपको ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ, ये वाली ऐसी सी एक चीज बनेगी इन ऑटोकैड। तो आपका कर्व सुपरस्ट्रक्चर, क्योंकि हम इस कोर्स में कर्व वाले पे ही फोकस कर रहे हैं, ऑल्दो अंकुर मैं आपको एंड में एक स्ट्रेट वाला भी बताऊंगा, मतलब एक बहुत ही ब्रीफ ट्रिक बताऊंगा। अभी वैसे लेट मी जस्ट आस्क यू, आप बता रहे थे कि स्ट्रेट वाला मॉडल किया हुआ है, मैं प्रॉपर्टीज और उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आपने मॉडलिंग कैसे की थी उसकी? स्ट्रेट का सर? हाँ, स्ट्रेट वाला। उसको सर मैंने एक्सेल में बना के किया था और स्टैट में भी बना के किया था नॉर्मली। नहीं, स्टैट की बात कर रहा हूँ, उसमें मतलब आपने ट्रांसलेशन रिपीट लगाया था या मतलब कैसे किया था, नोट टू नोट कनेक्ट किया था, कैसे किया था, सर वही पूछना चाह रहा पहले मैंने एक गर्डर बना लिया था, ठीक है, हूँ। स्ट्रेट। ओके। उसके बाद ट्रांजिशन रिपीट कर दिया था, जैसे 4 गर्डर सिस्टम है, और उसके बाद नोट टू नोट ज्वाइन किया था ऐसा। ओके, तो दिवनीत आपने भी यही किया था पहले, राइट? हाँ सर, पर आपके सिखाने के बाद रियलाइज हुआ था कि बहुत स्लो है। नहीं, सर बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो चीजें नहीं पता होती इफ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स, एंड नॉर्मली लोग बताते भी नहीं है। मैंने खुद इंडस्ट्री में काफी चीजें देखी हैं, आई हैव मेट पीपल हु यूज्ड टू बिलीव कि सब कुछ तो तुम लोगों को बता दूंगा तो खुद के पास क्या रखूंगा, और वो हमसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे होते थे, तो वी यूज टू थिंक एट द बैक ऑफ द डे कि यार इतना सीनियर बंदा अगर ये चीज बोल रहा है, मतलब ही इज इनसिक्योर ऑफ जूनियर पीपल, या पता नहीं क्या रीजन तो है, सर ये तो इज इंडस्ट्री लाइक, में हर ये सर बहुत ज्यादा है इसकी। मतलब अंकुर आप रिलेट कर पा रहे हो ना मैं क्या क्या सर कह रहा हूँ? हर मैं तरह के लोग स्ट्रक्चर हैं आपके पास। सर स्ट्रक्चर सीखने के लिए मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, आप मैं क्या बताऊँ सर स्ट्रेट में। चलो ठीक है, जब हम ये कर्व वाला मॉडल करेंगे उससे पहले ही मैं तुम्हें स्टैट में ये इनबिल्ट ट्रिक होती है, उससे आप देखना आपका एक एक दो मिनट के अंदर पूरा ग्रिल बन ओके सर। जाता है। ओनली मॉडलिंग, ऑफ कोर्स ओके प्रॉपर्टीज देने के लिए देयर आर सम अदर शॉर्ट ट्रिक्स, वो एक्सेल से ही लिंक्ड होती हैं चीजें, वो बाद में करेंगे डिस्कस। बट व्हाट आई इतनी मीन टू से, पॉलिटिक्स पीएसयूज में भी होती है? मैं सभी जगह। क्या चीज? इतनी पॉलिटिक्स पीएसयूज में भी होती है? पॉलिटिक्स आपके घर से लेके बाहर तक हर जगह होगी। So you have to be very sure, you have to be very clear about your priorities, और it's just like you know how to get diplomatic day by day, ऐसे ही काम चलता है। तो अभी जैसे आप ये समझ गए ना, मैं आपको इतना एम्फोसाइज इस पे इसलिए कर रहा हूँ कि यू शुड नो कि ये चीज कब, ऐसा मैं तो आपको स्ट्रेट अवे स्टैट पे बता सकता था ऐसे ऐसे हम ज्वाइन करेंगे ये सब करेंगे, बट वो चीज आएगी कहाँ से वो हमें पता होना चाहिए। तो हाईवे बिल्कुल की सर। प्लान से आपको ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट मिलेगा जो आपका स्ट्रक्चर होगा, इसमें आप देख सकते हो 24.2 लिखा हुआ है ये वाली चीज। तो हम्म, गर्डर की जो बेरिंग टू बेरिंग लेंथ है वो 24.2 है। इन ओवरऑल ये 25 मीटर्स का गर्डर है। अगर मैं आपको इसका नीचे से, नीचे इसकी पूरी डिटेल है सिंगल गर्डर की, वो लेट्स सी वो क्या है, मतलब एक टिपिकल गर्डर का क्रॉस सेक्शन एलिवेशन दे रखा है ये वाला। सो दिस इज टोटल, यहाँ पे टेबल होएगा एक 25 मीटर्स, G1 22 24,300, G2 23,600, G3। अब इन सब की लेंथ अलग इसलिए है क्योंकि ये कर्व में है, और इट मे बी द केस कि दोनों सपोर्ट्स किसी एंगल पे इंक्लाइन होंगी। अगर आप ऊपर से देखोगे, ये चीज आप नोट करो, नॉर्मली स्क्यू जो स्ट्रेट वाले होते हैं गर्डर्स उनमें G1 G2 G3 सबकी लेंथ सेम होती है, या वो 24,300 होगी सारी या 2500 होगी सारी, बट इस केस में ये अलग इसलिए है। अभी आपको ऊपर वाले डायग्राम से दिखाता हूँ। क्योंकि आप देखोगे अगर ध्यान से तो सपोर्ट एक्चुअली थोड़ी इंक्लाइंड है, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे ऐसे नहीं है। हमारे केस में सपोर्ट ऐसे है, हम्म, सपोर्ट इन द सेंस जो पियर कैप होगा, और लेट मी मेक इट बाय दिस पोर्शन। तो आपका पियर कैप थोड़ा ऐसा सपोर्टेड है, सो दैट नीचे सबस्ट्रक्चर भी तो डिपेंडेंट है ना कि सबस्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, क्या स्पेस नीचे अवेलेबल है।
तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन गर्डर्स की लेंथ में थोड़ा सा फर्क आ गया। अब ऑब्वियसली अगर आपका थोड़ा टेढ़ा सा है तो ये वाला गर्डर तो छोटा ही होगा ना सबसे, बिल्कुल सही। और ये वाला उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और आउटर गर्डर ये वाला सबसे बड़ा होगा। सो इसीलिए ये डिफरेंस आया हुआ है। अब अगर आप इस वाले पोर्शन को जो अभी ब्लैक और रेड में पेंट किया है, इसको जरा ध्यान से देखो, तो मैं बस यही तो हमारा, अगर मैं ऐसे इसको बना दूं तो यही तो कर्व डेक बन जाएगा। तो दिस इज हाउ प्लानिंग इन डिजाइन ऑफिसेज फॉर अ स्ट्रक्चर इज डन। बहुत सारी डिस्कशंस होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो जाके ये जो आप फाइनल चीज देख रहे हो ये वाली ऐसी सी चीज एक ड्राफ्ट पर्सन बनाता है। अब मैं ये आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑफसेट्स है ना, यही हमें कर्व ब्रिज को मॉडल करने में हेल्प करते हैं स्टैड में। ये सारे जो ऑफसेट्स की वैल्यू है, तो किसी भी चीज को डायरेक्टली मॉडल करने से पहले हमें पेन और पेपर पे उसके कोऑर्डिनेट्स मैनुअली या एक्सेल की हेल्प से, एक्सेल भी एक मैनुअल चीज ही है बट वो रेपिटेटिव काम को इजी बनाता है। एक्सेल खुद से बन के नहीं आता है, हमें मैनुअली जो हम करते हैं वही एक्सेल में बनाना। दिवनीत, आपने एक्सेल यूज किया पहले? यस सर। ओके। इतना इतना सो ज्यादा लेवल पे नहीं, बट जैसे मैंने सुना है कि इंडस्ट्री में शीट्स पूरी कॉम्प्रिहेंड करनी पड़ती है एक्सेल से लेके, इतना नहीं बट बेसिक ऑपरेशंस आते हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो आपको फॉर्मूलाज बनाना आना चाहिए, ये रेस्ट सब इतना द आता है। मोर यू विल डू द मोर यू विल लर्न। सो दैट इज सफिशिएंट। और अंकुर, आप तो करते ही हो, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये सारे, जैसे मुझे अब ये वाला नोट चाहिए होगा मॉडलिंग के टाइम पे, ये फर्स्ट नोट चाहिए होगा, सेकंड चाहिए होगा, थर्ड चाहिए होगा, सो मैं ये करूंगा कैसे? एक तो है कि भाई लगे रहो, हफ्ता ले लो मॉडलिंग में ही, इतना टाइम नहीं होता है आपको। हम्म। मॉडलिंग मतलब मॉडलिंग के पीछे लोग कहते हैं कि यार आधे दिन का काम भी नहीं है, और एक्चुअल में ऐसा ही है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि आधा दिन कैसे लगेगा। अब जैसे अंकुर आप बता रहे हो कि पहले आपने वो गर्डर बनाया, फिर आपने वो ट्रांसलेशन रिपीट लगाया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसा ही करते हैं लोग स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जब वो खुद से इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऑप्शंस भी स्टार्ट में उनको दिखने लग जाते हैं, तो फिर कुछ ट्रिक्स या कुछ इनबिल्ट चीजें होती हैं जिससे चीजें बहुत इजीली बन जाती हैं। वो मैं आपको शेयर करूंगा आज की क्लास में कि कैसे वो सारी चीज होगी। सो अब देखो ये 10 मिनट्स का रह गया, बट इसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वाले में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये एक ड्राफ्ट पर्सन बना लेता है। अब आपके पास दो तीन तरीके हैं। ये ऑलरेडी ऑटो कैड में बना होगा उसके पास, आप डायरेक्टली इस चीज को ऑटो कैड से स्टैड में इंपोर्ट कर सकते हो। स्टैड में इंपोर्ट करने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, बट उसके लिए आपके पास ऑटो कैड फाइल को DXF फॉर्मेट में बनाना पड़ता है, या वो ड्राफ्ट पर्सन ही आपका बना देता है। उससे आपका एज इट इज ये जितना भी कर्व का ज्योमेट्री है वो पूरा आपका स्टैड में लग जाएगा। बट उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि आपको बीम्स ब्रेक करने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल फंक्शंस और स्टैड में करने पड़ेंगे, ताकि जो आपने टाइम मॉडलिंग में बचाया वो टाइम आप उस मॉडल को आप एक्यूरेट या और आइडियलाइज करके जो रियल स्ट्रक्चर बनेगा उससे उसको ज्यादा से ज्यादा उसके पास लेके जा सको। तो दिस इज वन स्टेप। और नॉर्मली ऐसे जो ज्यादा कर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं, जिसमें ज्यादा ऑफसेट्स होते हैं, वो लोग ऑटोकैड से ट्रांसफर करके करते हैं। बट उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, काफी चीजें, काफी बीम्स। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ग्रिलेज बनाते हो तो बीम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये स्टार्ट है फर्स्ट वाला और ये एंड है, तो उसका जो अगला होगा उसका भी स्टार्ट और एंड यही होगा। बट कभी कभी ऑटोकैड में या हम गलती से बीम्स को ब्रेक सही से नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या हमें खुद ही नहीं पता होता कि करना क्या है अब इसके आगे, क्योंकि ये आपका स्टैट में बस सिंपल से, लेट मी शेयर इट विद दिस। स्टैट में आपका सिंपल से बस ऐसा सा एक सिस्टम बन जाएगा। अब आपको वो खुद करना है कि आगे करना क्या बेसिकली। मतलब अगर आप ऑटोकैड से इसको लेके जाओगे तो आपके पास बस एक ऐसी सी ज्योमेट्री आ जाएगी स्टैट में, और ज्यादा से ज्यादा जो गर्डर की सेंटर लाइन है वो भी आ जाएगी, ठीक है। बट फिर आपको उसको ग्रिलेज में बनाना है, आपको फिर भी उस पर कुछ काम करना
करना पड़ेगा। तो मेरा जो पर्सनल तरीका है, मैं कैसे करता हूँ, जब मेरे पास ये ऑफसेट्स आ जाते हैं जो मैंने अभी आपको शेयर किए थे ऐसे वाले, मैं अपने एंड नोड्स की कोऑर्डिनेट्स डिफाइन रखता हूँ। और क्योंकि ये कर्व स्ट्रक्चर है तो गर्डर्स तो मॉडल करने ही है, गर्डर्स की पोजीशन पहले डिफाइन कर देता हूँ और फिर मुझे ये ऑफसेट की लेंथ पता है, यहाँ से मैं ऑफसेट की वैल्यूज या मतलब कॉपी पेस्ट या आप कुछ भी कह सकते हो नोड्स को ब्रेक करके मैं यहाँ पे पूरी एक मतलब कि पूरा कर्व तो नहीं बनता है बट ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे करके लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि कर्व की शेप लेते हैं। अब जितने ज्यादा आप पास वाले नोड्स लोगे उतना ज्यादा आपका कर्व स्मूथ होगा। सो इट इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, आप समझ रहे हो ये चीज। तो अब ठीक है, अब हमने काफी डिस्कशन इस पे कर ली है। ये जो नेक्स्ट अभी मैं ऑन करूंगा सेशन इसी वाला, उसमें हम सीधा स्टैब में काम करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमें करना क्या होता है कर्व की मॉडलिंग में। तो कर्व की मॉडलिंग हो या स्क्यू की मॉडलिंग हो या स्ट्रेट की मॉडलिंग हो, आपको स्टैड में जाने से पहले एक मैनुअली कोऑर्डिनेट्स खुद असाइन करने पड़ते हैं कि, और एक प्लान बनाना पड़ता है कि पहले मैं ये मॉडल करता हूँ, उसके बाद यहाँ से ऑफसेट देखिए ये चीज हो जाएगी, यहाँ से ऑफसेट देखिए ये चीज हो जाएगी। तो ये तो हुई सिर्फ मॉडलिंग की बात। अब लेट्स से आपका मॉडल जनरेट हो चुका है, मतलब सिर्फ ग्रिलेज बन चुकी है। अब सबसे बड़ी चीज और सबसे सही चीज जो होनी चाहिए वो है क्या प्रॉपर्टीज हमें उस ग्रिलेज को देनी है। तो जो गर्डर की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस हैं, जैसे मैं आपको यहाँ उस एक्सेल में दिखाता हूँ, जैसे ये ग्रिलेज है स्ट्रेट वाला, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेड लाइंस हैं ये गर्डर के सेंटर लाइंस हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 सपोर्ट्स हैं, 4 बेयरिंग्स हैं लेफ्ट साइड में, 4 ही राइट साइड में। तो हम सबसे पहले गर्डर्स को अपनी उनकी प्रॉपर्टीज देते हैं। क्योंकि ये कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है तो हम कॉम्पोजिट प्रॉपर्टी देंगे जिसमें गर्डर प्लस डेक स्लैब दोनों का अरेंजमेंट रहेगा और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेक्शन मॉड्यूलस, ये सारी चीजें हम कंप्यूट करते हैं। उसके बाद सेम प्रॉपर्टीज हम प्रिज्मेटिक सेक्शंस के अकॉर्डिंग इसको दे देते हैं। ये तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टीज मेन एलिमेंट्स की। मेन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, गर्डर। और ग्रिलेज से सिर्फ आपके गर्डर्स ही डिजाइन होते हैं, डेक स्लैब डिजाइन नहीं होती है। डेक स्लैब के लिए सिंपल लाइन मॉडल करना होता है, वो मैंने अपने जो रिसेंट एपिसोड वाला था उसमें डिस्कस किया था, बट इस यहाँ तो हम डिटेल में करेंगे उसको। और फिर जो ट्रांसवर्स मेंबर्स हैं, इनमें मेन मेंबर्स क्या होते हैं, हमारे क्रॉस बीम होते हैं, डायफ्राम्स होते हैं, जिससे हम इंटरमीडिएट क्रॉस बीम भी अवेलेबल होते हैं। और हमने कल डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा रोल क्रॉस बीम्स का क्या है, डिफरेंशियल रिफ्लेक्शन को एज मिनिमम एज पॉसिबल वो करना। मतलब वी ट्राई कि हमारे डिफ्लेक्शन सारे गर्डर्स में ऑलमोस्ट नियरली इक्वल आ जाए। तो उसके लिए हमें क्रॉस बीम्स को भी उसकी डेक स्लैब के साथ इंटीग्रेट करके इफेक्टिव विड्थ कंसीडर करके प्रॉपर्टीज देनी होती हैं। फिर बच जाते हैं आपकी, जैसे आप देखो यहाँ पे बीच वाले मेंबर्स ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रही है। तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट मॉडल दिस एंटायर रेड सेक्शन जो आपको दिख रहा है, प्लस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो मॉडल करना ही है, बट जितना आप प्रिसाइजली, जितना आप ज्यादा एलिमेंट्स में ब्रेक करोगे उतना मोर रियलिस्टिक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जो रेशियो है, ये जो आप स्क्वायर सेक्शंस देख रहे हो, मतलब जैसे कोई भी एक स्क्वायर उठा लो, ये स्क्वायर ले लो या ये स्क्वायर ले लो, कोई भी एक स्क्वायर ले लो, इनकी रेशियोज साइड्स की 1 और 2 के बीच में रहनी चाहिए, उससे थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है। और सबसे एडवांटेज हमें तभी मिलेगा अगर हम कम एलिमेंट्स, मतलब कम साइज के एलिमेंट्स रखें और उनकी रेशियो या तो 1 और 2 के बीच में रखें, मतलब 2 से ज्यादा भी अवॉइड की हमें नहीं रखना चाहिए। अब दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, आप ये चीज नोट करो, लेट्स से ये मेरे गर्डर की टोटल लेंथ है, देयर विल बी वन सेक्शन, लेट्स से दिस इज एल। तो हमें सेंटर पे L/2 पे एक सेक्शन ये हो जाता है, तो हमें यहाँ पे एक ग्रिड लाइन चाहिए L/2 पे। ओके, ऑल्दो जब आप नोड्स में ब्रेक करोगे, जहां जहां नोड्स होंगे हर जगह रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बट हमारे काम की कुछ ही रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि L/2 पे तो आपको चाहिए, वहां पे मैक्सिमम चीजें आती हैं। देन L/4 पे, मतलब इस वाले पोर्शन के हाफ पे, ओके, और फिर L/8 पे,
ऑल्दो आप जितने भी नोड्स आपकी हैं आपको सारी जगह रिजल्ट मिलेंगे, बट L/8, L/4, L/2 पे हम फोकस करते हैं और वही हम अपने कैलकुलेशंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए, इवन इफ यू डोंट फॉलो दिस थिंग्स, आप हर इंडिविजुअल नोड पे क्या वैल्यूज आ रही है उससे भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द इंडस्ट्री। ऐसा भी होता है और ऐसा भी करते हैं काफी लोग। एक और चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, गडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थ्रू आउट द लेंथ वेरी करता है। ये कैसे आपको क्लियर होगा, मैं वो वाली इमेज वापस से आपको Tapered होता है ना करता हूँ। portion से, क्या चीज वो टेपर्ड होता है? यस यस, इस पे आप ध्यान दो। इस वाले केस में कुछ स्टार्टिंग का पोर्शन यहां से यहां तक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा,